मेटाबॉलिक डिसऑर्डर ऑफ द बोन को कंटिन्यू करते हुए अब हम करने जा रहे हैं रिकेट्स एंड ऑस्टियोमेलेजिया। रिकेट्स और ऑस्टियोमेलेजिया का जो मेन डिफरेंस है ना वो ये है, बिफोर एपिफिजियल प्लेट क्लोजर, आफ्टर एपिफिजियल प्लेट क्लोजर। इसका क्या मतलब है, ये बच्चों में होती है रिकेट्स, और ऑस्टियोमेलेजिया हमारे पास होता है इन द मैच्योर बोन्स ऑफ द एडल्ट। दोनों में हमारे पास बोन मिनरलाइजेशन इफेक्ट हो रही होगी कि बोन डीमिनरलाइज्ड हो रही है, बोन के मिनरल्स डेफिशिएंट है, विटामिन डी की कमी है, कैल्शियम की कमी है। सो दिस इज डिपेंड अपॉन द एपिफिजियल प्लेट क्लोजर, और ये बच्चों में है, ये एडल्ट में है, और बोन की मिनरलाइजेशन कम है। पैथोफिजियोलॉजी की बात करते हैं, बहुत छोटा सा फ्लो चार्ट बनाया मैंने कि विटामिन डी की कमी है। अब विटामिन डी कम है, उसकी वजह से कैल्शियम भी कम है। कैल्शियम की डेफिशिएंसी स्टिमुलेट करती है पैराथायरॉइड को कि भाई आप सिक्रीट हो और बोन से रिजॉर्प्शन करवा के प्लाज्मा का कैल्शियम बढ़ाओ। अब पैराथायरॉइड हार्मोन रिजॉर्प्शन के प्रोसेस को एनहांस करेगा, कैल्शियम को रिलीज करवाएगा और ब्लड के कैल्शियम लेवल बढ़ा देगा। बोन रिजॉर्प्शन तो बढ़ गई, अब पीछे से बोन फॉर्मेशन भी तो होगी फॉर अ कंपनसेशन, मगर अब बोन के पास इन मिनरल्स की कमी हो जाएगी, तो मिनरल कंपोनेंट ऑफ द बोन जो होगा वो अफेक्ट हो जाएगा। तो ये हमारे पास अफेक्ट क्या हो रहा है कि ये कैल्शियम और फास्फोरस की कमी होगी, बोन की डीमिनरलाइजेशन है, और ये रिकेट्स और ऑस्टियोमेलेजिया कॉज करवा रही है। नाउ व्हाट आर देयर क्लिनिकल फीचर्स? रिकेट्स में उसी के नाम से एक निमोनिक बनाया है, आर फॉर रिकेटैरिक रोजरी, पिक्चर दिखाती हूँ। I for pigeon chest, C for craniotabs, K for knock knees, E for end of the long bone white, T for teeth delayed eruption and S for skull frontal bossing। ये सारे फीचर्स मिलेंगे रिकेट के पेशेंट में। और ऑस्टियोमेलेजिया में क्या होगा, डिफ्यूज जॉइंट और बोन पेन मिल रहा होगा, मसल वीकनेस, हाइपोकैल्सीमिया, कैल्शियम लेवल कम है तो वो च्यूविस्टिक साइन मिलेगा, फेस पर हो रहा होता है ये, बोन्स बेंड हो रही होंगी, पैल्विक फ्लैट, और फ्रैक्चर बहुत आसानी से हो जाता है बोन का इसमें। नाउ दिस इज ऑस्टियोमेलेजिया, ये नॉर्मल बोन है, जबकि ये हमारे पास देख रहे हैं इसमें जो मिनरल कंपोनेंट ऑफ द बोन है वो लॉस्ट हो रहा है ऑस्टियोमेलेजिया में। ऑस्टियोमेलेजिया के साइंस एंड सिम्टम्स बहुत सिंपल और इजी थे कि इसमें पेन होगा, फ्रैक्चर होगा, और जॉइंट पेन हो रहा होगा, इसके अलावा मोबिलिटी कम हो जाएगी, मसल वीकनेस हो रही होगी, तो वो तो मैं दिखा नहीं सकती। ये जो रिकेट्स है ना, इसकी देखने की है, ये हमारे पास बोइंग ऑफ लैग है, ये देख रहे हैं अंदर की तरफ पैर मुड़े हुए मिलेंगे, पीछे से ये लॉर्डोसिस जो अंदर की तरफ स्पाइन धसी हुई मिलेगी, और इसके अलावा फ्रंटल बोसिंग मिलेगी, बहुत ज़्यादा प्रोट्रूडेड होगा फोरहेड। ये हमारे पास रिकेटिक रोजरी है कि जिसमें कॉस्टोकॉन्ड्रल जंक्शन पर क्या होगा, एक एक्सपेंशन सी मिलेगी हमें। इसके अलावा पिजन शेप चेस्ट भी मिल रहा होता है। तो ये जो है ये हमारे पास फीचर्स हैं ऑफ द रिकेट्स। को मेटाबॉलिक डिसऑर्डर को कंटिन्यू करते हुए अब हम करने जा रहे हैं पैगेट डिजीज ऑफ बोन, जिसका दूसरा नाम है ऑस्टियाइटिस डिफॉर्मेंस। ये एक ऐसा डिसऑर्डर है जो कि एसोसिएट करता है विद द बोन रीमॉडलिंग प्रोसेस, जिसमें बोन की रिजॉर्प्शन भी ज़्यादा है और बोन की रीग्रोथ भी ज़्यादा है। दोनों प्रोसेस एक ऑल्टरनेटिव फेजेस के ज़रिए चल रहे होंगे, जिसमें दोनों ही एक्सेसिव होंगे। अब ये सबसे ज़्यादा लेट एडल्टहुड को अफेक्ट कर रहा होता है। Now here are the three phases of the Paget disease: osteolytic phase, mixed phase, osteosclerotic phase। सबसे पहले बात करते हैं ऑस्टियोलाइटिक फेज की। इसमें क्या होगा कि ऑस्टियोक्लास्ट बढ़े हुए हैं, एक्सेसिव डीमिनरलाइजेशन ऑफ द बोन हो रही होगी, ऑस्टियोक्लास्ट की वजह से एक्सेसिव बोन रिजॉर्प्शन हो रही है। अब ये देख रहे हैं ये बोन है, नॉर्मली यहाँ तक थी, अब क्या हुआ कि ऑस्टियोक्लास्ट आया, रिजॉर्प्शन करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं। मिक्स्ड फेज यानी ऑस्टियोक्लास्ट भी और ऑस्टियोब्लास्ट दोनों हैं, बोन रिजॉर्ब भी हो रही है, बोन बन भी रही है, दोनों एक साथ चल रहे हैं। ये देखें, ये रिजॉर्ब होकर नीचे जा रही है, ये बनकर ऊपर जा रही है। अब लास्ट है ऑस्टियोस्क्लेरोटिक फेज, कि जिसमें हमारे पास क्या होगा कि न्यू बोन फॉर्मेशन तो ज़रूर हो रही है, मगर वो स्क्लेरोटिक हो रही है, स्ट्रक्चरली डिसऑर्गेनाइज्ड हो रही है, हार्ड हो रही है, वीक सी बोन बन रही है, कोई स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी लॉस्ट हुई हुई है उसकी। ये देखें, अब ये है हमारे पास बोन,
ये हमारे पास ऑस्टियोक्लास्ट रिजॉर्ब कर रहे थे। अब अगर बननी भी थी बोन, तो बोन ने यहाँ तक बनना था। अब ऑस्टियोब्लास्ट जो हैं वो एक्सेसिव ग्रोथ करवाते जा रहे हैं, डिसऑर्गेनाइज सी ग्रोथ है उनकी, जो कि ये ऊपर तक जा रही है। अब मैं इसकी बुक की पिक्चर दिखाती हूँ। दीज आर द 3 फेजेस। ऑस्टियोलाइटिक फेज, जिसमें ये ऑस्टियोक्लास्ट सबसे ज़्यादा है, ये देखें, जिसमें ये बोन सेल की रिजॉर्प्शन हो रही है। फिर ये है हमारे पास मिक्स्ड फेज, जिसमें ऑस्टियोक्लास्ट और ऑस्टियोब्लास्ट दोनों सेल्स बहुत ज़्यादा मिल रहे हैं। इसमें बोन टूट भी रही है, बन भी रही है। एंड द लास्ट इज ऑस्टियोस्क्लेरोटिक फेज, के जिसमें सिर्फ ऑस्टियोब्लास्ट है। बोन बन तो रही है मगर कोई इफेक्ट नहीं है उसका। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं पैथोजेनेसिस की। तो इसमें क्या है, हमारे पास जेनेटिक फैक्टर्स भी इन्वॉल्व हैं और एनवायरमेंटल फैक्टर्स भी। एनवायरमेंटल पहले बता देते हैं। एनवायरमेंटल में ये है कि हमारे पास कुछ इन्फेक्शंस होते हैं, जैसे मीजल्स या कोई आरएनए वायरस। वो क्या करते हैं, वो विटामिन डी को अफेक्ट करते हैं। विटामिन डी की वजह से इंटरल्यूकिन 6 की सिक्रीशन होती है, और ये एक साइटोकाइन होता है जो कि ऑस्टियोक्लास्ट को एक्टिवेट करता है, और उसकी वजह से बोन रिजॉर्प्शन बढ़ जाती है। जबकि जो जेनेटिक फैक्टर्स हैं उसमें आ जाते हैं SQSTM1 जीन की म्यूटेशन। ये जब जीन म्यूटेट हो जाती है तो इसकी वजह से हमारे पास NF-κB फैक्टर, जो एक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है ऑस्टियोक्लास्ट के एक्टिवेशन के लिए, वो एक्टिवेट हो जाता है और ऑस्टियोक्लास्ट बनना शुरू हो जाते हैं, और वो एक्टिवेटेड ऑस्टियोक्लास्ट रिजॉर्प्शन करवाएंगे। इसके अलावा ये रैंक की एक्टिविटी को बढ़ाएगा, ओपीजी की एक्टिविटी को कम करेगा, और ये जुवेनाइल पेगी डिजीज़ भी कॉज कर सकती है, ये वाली म्यूटेशन SQSTM1 म्यूटेशन। वरना हमने क्या कहा था कि जो पेजी डिजीज़ होती है ये नॉर्मली लेट एडल्टहुड में होती है, मगर ये जुवेनाइल भी हो सकती है ड्यू टू द जेनेटिक म्यूटेशन। नाउ नेक्स्ट अगर हम बात करें इसकी मॉर्फोलॉजी की, तो इसमें ये होता है, इसका जो स्क्लेरोटिक फेज होता है ना, जो लास्ट फेज था, उसमें हमारे पास मोज़ैक पैटर्न ऑफ द लैमेलर बोन मिलता है। मोज़ैक पैटर्न या जिगसॉ पजल लाइक अपीयरेंस मिलती है, ऑफ द पजल लाइक अपीयरेंस होती है कुछ हैप्पैज़र्डली अरेंज ओरिएंटेड लाइंस की लैमेलर बोन में। तो दो बातें, एक है मोज़ैक पैटर्न ऑफ द लैमेलर बोन, और दूसरी जिगसॉ पजल लाइक अपीयरेंस ऑफ द सीमेंट लाइक हैप्पैज़र्डली ओरिएंटेड लाइंस। ठीक है, अब इन तीनों को भी बता दूं। लाइटिक फेज में हमारे पास ऑस्टियोक्लास्ट ज़्यादा मिलेंगे, रिजॉर्प्शन पिट्स मिलेगी। मिक्स्ड फेज में हमें मिलेगा कि भाई ऑस्टियोब्लास्ट भी लाइन हुए हैं और ऑस्टियोक्लास्ट भी परसिस्ट कर रहे हैं। स्क्लेरोटिक फेज में मिलेगा कि बोन थिक है, क्योंकि ऑस्टियोब्लास्ट बना तो रहे हैं मगर उसमें लैक कर रही है स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी, और बहुत ज़्यादा वल्नरेबल हो चुकी है टू द फ्रैक्चर्स और डिफॉर्मेशन। नाउ दिस इज अ माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर ऑफ द पेगिड डिजीज़। उसमें क्या है कि हमारे पास मोज़ैक पैटर्न मिल रहा है, ये मोज़ैक पैटर्न है, और उसके बीच में ये सीमेंट लाइंस हैं जो कि हैप्पैज़र्डली ओरिएंटेड हैं। तो दिस इज़ द मोज़ैक पैटर्न ऑफ द लैमेलर बोन्स फाउंड इन द पेगिड डिजीज़। अब क्लिनिकल कोर्स की बात करते हैं, तो इसमें हमारे पास 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि ये मोनोस्टॉटिक भी हो सकता है कि सिर्फ एक बोन को अफेक्ट करे, और पॉलीस्टॉटिक भी हो सकता है कि 2 या 2 से भी ज़्यादा बोन्स अफेक्ट हो रही हों। अब नंबर 1 पॉइंट ये होता है कि इसमें पेन हो रहा होगा, माइक्रो फ्रैक्चर्स भी हो सकते हैं, और बोन की ओवर ग्रोथ की वजह से कोई स्पाइनल या क्रेनियल नर्व रूट भी कंप्रेस्ड हो सकती है। सेकेंड, केस में क्रेनियोफेशियल स्केलेटन बड़ा हो जाएगा, यानी इसका सर भी बहुत भारी हो जाएगा कि बंदे से खुद नहीं संभलेगा, और मुंह भी बहुत चौड़ा सा और बड़ा सा हो जाएगा, और ये कहलाता है लियोनटियासिस ओशिया, लायन फेस, जाइंट फेस। नेक्स्ट हो रहा होता है कि इन्वेजिनेशन ऑफ द स्कल बेस, जो हमारे पास पोस्टीरियर फोसा होता है ना ऑफ द स्कल, वो हमारे पास कंप्रेस्ड हो जाएगा, और जो बेस ऑफ द स्कल है वो इन्वेजिनेट हुई हुई होगी, जिसे प्लेटी बेसिया बोलते हैं। जो वेट बेयरिंग होते हैं जॉइंट्स, जैसे कि हमारे पास ये नी जॉइंट है, उसमें क्या होगा, इंटीरियर बोइंग ऑफ द फीमर और टीबिया हो जाएगी, और जो हमारे पास फेमोरल हेड होता है ना, वो हमारे पास अगर इन्वॉल्व हो जाए तो वो सेकेंडरी ऑस्टियोआर्थराइटिस कॉज करवा सकते हैं। ये आगे जब वीडियो में पढ़ाऊंगी
तो समझ आएगा आपको। और उसके बाद स्पाइनल कंप्रेशन हो जाए, कंप्रेशन फ्रैक्चर ऑफ द स्पाइन होगा, तो वो हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड की इंजरी, नर्व कंप्रेशन कॉज करवा सकते हैं और काइफोसिस। अब डायग्नोसिस इसकी कैसे होती है? डायग्नोसिस होती है बाय द रेडियोग्राफिक फाइंडिंग्स और एलिवेटेड सीरम अल्कलाइन फॉस्फेटेज लेवल्स। हमें पता है कि बोन के पास अपना अल्कलाइन फॉस्फेटेज होता है, वो बढ़ा हुआ होगा, या फिर सीरम का कैल्शियम और फॉस्फोरस लेवल इसमें नॉर्मल मिलता है, उसको ज़्यादा इफेक्ट नहीं होता, मगर अल्कलाइन फॉस्फेटेज लेवल हमें बढ़ा हुआ मिलता है। तो यहाँ तक हमने सारे मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स कंप्लीट कर लिए। नेक्स्ट वीडियो में हम फ्रैक्चर्स पढ़ेंगे।